यस, आशीष सर, मुंबई यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है 13 यूनिवर्सिटी, इतना ही नहीं तो पूरे देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके एग्ज़ाम देना है बच्चों को, डिग्री कॉलेज के हो या करस्पॉन्डेंस हो। तो ये जो लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में हमारे साथ अवेलेबल है मुंबई से आशीष चौरसिया सर, जो पिछले 3 महीने से लगातार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं अपने चैनल के जरिए। और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम्स हैं, एटी के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, बैकलॉग्स की प्रॉब्लम्स, ईयर ड्रॉप्स की प्रॉब्लम, बहुत सारे जो बच्चे हैं फाइनल ईयर, नॉन फाइनल ईयर के बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी, उनके कितने डिसीजन आए उस पर यूजीसी की जो गाइडलाइंस पहले आई थी, बाद में रिवाइज गाइडलाइंस आई, और अब बच्चों को फुटबॉल की तरह समझा जा रहा है, बच्चों को यहाँ से वहाँ जो है ढकेला जा रहा है। कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, फिर कहते हैं एग्ज़ाम नहीं देना है, कभी कहते हैं एग्ज़ाम देना है। तो उसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्या हो रहा है और आगे चल के बच्चों का क्या होने वाला है। ये आज का जो ये लाइव सेशन है, सभी बच्चों को बता दूं जो आए हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। 10वीं 12वीं की कोई बात यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है, 10वीं 12वीं की कोई बात नहीं होने वाली है। उदय सामंत जी जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, और एचआरडी मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल, और इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं पूरे इंडिया में जो एजुकेशन फील्ड है उसमें क्या हो रहा है, एग्ज़ाम्स के साथ क्या सीन हो रहा है, परीक्षांची ऐशी तैशी करके रखा है, तो वो करने वाले हम लोग डिस्कस यहाँ पर। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया इसीलिए। ओके, तो आशीष सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। सर पोस्ट ग्रेजुएट है, एमकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से किया इन्होंने, और एजुकेशन के फील्ड में मतलब इन्होंने बहुत सी डिग्रियां भी ली है। एजुकेशन के फील्ड में इनका बहुत ही नॉलेज है, और पिछले 3-4 महीने से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बहुत ही सपोर्ट किया है। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चों को इन्होंने गाइड किया है। अभी बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं आप लोगों के, तो थोड़ा सा हम लोग आपके कमेंट्स को वेट करते आशीष सर से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या बच्चों के लिए जो नया आया है कि सितंबर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, तो क्या सच में उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या उदय सामंत जी ने बोला है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है इसमें बच्चों को यूजीसी ने जो अभी नई रिवाइज गाइडलाइंस और एसओपी जारी की है, तो क्या वो लागू होगी? सर, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पर राज्य सरकार को फैसला लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य की यूनिवर्सिटी, यानी जैसे आपको पता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनके वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग लेने के बाद उदय सामंत सर, तानपुरे सर ने जो मीटिंग ली थी, जो पत्रकार परिषद हुआ था, उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी फैक्ट को वहाँ पर क्लियर करने के बाद उन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया गया है वो सारे के सारे वाइस चांसलर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बातचीत कर लिया गया है। और यहाँ पर इस डिसीजन के लिए, यानी जो 8 मई को डिसीजन आया था और जो 19 जून को जीआर रिलीज़ किया गया था, वो दोनों के दोनों जीआर में कहीं ना कहीं राज्यपाल जी की सहमति शामिल थी। लेकिन इस पर यूजीसी का जो एसओपी रिलीज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। मैं सिर्फ मेरा ही नहीं मानना, यहाँ पर तकरीबन यूजीसी के जो पुराने वाइस चेयरमैन थे उन्होंने भी कल कहा है कि ये जो यूजीसी ने नया एसओपी गाइडलाइन इशू किया है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक ख़राब मैसेज है। और साथ ही साथ उन्होंने जो ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने एक सिंपल शब्दों में कहा कि निंदनीय है, निंदा करनी चाहिए कि इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे यूजीसी इस तरीके की राजनीति कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का गलत है, क्योंकि कल ही जैसा कि मैंने भी इन्फॉर्म किया कि एनआईओएस की एग्ज़ाम्स को कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो नीट जेईई के एग्ज़ाम्स है उन्हें और पोस्टपोन कर दिया गया, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। तो अगर आप बच्चों की सेफ्टी की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अगर बच्चों की सेफ्टी के लिए एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकते हो, तो यूनिवर्सिटी वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल है, और उनके जो रोल्स है वो भी बहुत ज़्यादा सवालों के कटघरे में आना चाहिए। सर जी, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना जब शुरू हुआ था उस समय जब मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम्स लेना था तो काफ़ी कम पेशेंट थे, इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं थे। अगर एग्ज़ाम हो गई होती तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। फिर इन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद एग्ज़ाम्स जुलाई में होगी ऐसा कहा था।
तो अगर जुलाई में एग्ज़ाम्स होती भी तो अगला साल का क्या, जो नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर है बच्चों का, उसका प्रॉब्लम हो जाता। इसके साथ ही अभी जुलाई में भी एग्ज़ाम्स नहीं हुई, तो चलो जुलाई में एग्ज़ाम्स होती तो भी देना ठीक था, लेकिन अभी इन्होंने सितंबर में बोला है। तो क्या सितंबर में कोरोना के पेशेंट कम हो सकते हैं? क्या सितंबर में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल होगा अगर यूजीसी अड़ी है अपने डिसीजन पर? तो भी इस पर सर आपका क्या कहना है? सर जितना तक मेरा कहना कि जब केसेस नए आए थे, जब कोरोना के केसेस धीरे धीरे मिल रहे थे, तब केसेस बहुत ही कम थे। और आपको भी याद होगा सर, 10th के ऑलरेडी एग्ज़ाम्स वहाँ पर चालू थे, और वहाँ पर तो उन्होंने कोरोना के काल में भी उन्होंने 3 से 4 पेपर ऑलरेडी लिया हुआ था, और सिर्फ एक आखिरी पेपर बच गया था जिसे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन फाइनली 11 अप्रैल के दिन वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब केसेस कम थे, वहाँ पर यूजीसी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बच्चों के एग्जामिनेशन के खिलाफ थी कि उनकी सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने यूजीसी से गुहार लगाई, यूजीसी ने गाइडलाइन इशू की, यूजीसी ने जो गाइडलाइन इशू की वहाँ पे नॉन फाइनल ईयर को रिलीफ दिया गया, और फाइनल ईयर को कहा गया कि आपको वेट करना है, जुलाई में आपके एग्जाम्स होने के चांसेस है। नया एकेडमिक कैलेंडर भी उन्होंने इशू किया। तो अब यूजीसी को खुद आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि इस पैंडमिक के जहाँ पे दिन में 24 से 25 हज़ार केसेस आ रहे हैं, उस टाइम में वो एक साइड में एग्ज़ाम कैंसिल कर रही है, दूसरी साइड में यूनिवर्सिटी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। और सितंबर में भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर ने भी बोला है कि सितंबर में केसेस बढ़ेंगे और नवंबर में तो ये केसेस पीक पर होंगे, ऐसा भी उनका स्टेटमेंट आया हुआ था। इसका मतलब अगर बच्चे समझ लें कि सितंबर में एग्ज़ाम होता है, और अगर हमारे महाराष्ट्र राज्य के शिक्षण मंत्री भी कह दें कि आप लोग तैयारी करो, अगर बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी फिर करते हैं एक बार पूरा शुरुआत करके, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से सितंबर की डेट जो है आगे ढकेल दी जाए। तो ऐसे में बच्चों के साथ तो अन्याय होगा, बहुत ही बड़ा अन्याय होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बहुत ही गलत है, तो इसका डिसीजन काफ़ी पहले ही ले लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है दिल से कि जो हमारे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी हैं, वो बच्चों के साथ बहुत ही सपोर्ट में खड़े हैं। अपने डिसीजन पे उन्होंने एकदम जो है अपने डिसीजन को एकदम फिक्स करके रखा है, वो चेंज नहीं करना चाहते। यूजीसी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते ही उन्होंने नॉन फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स कैंसिल की थी, फिर फाइनल ईयर की भी कर दी थी। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि सर ये यूजीसी जो फिर से नई एसओपी लेके आई है, रिवाइज गाइडलाइंस लेकर आई है कि फिर से एग्ज़ाम होनी चाहिए, तो क्या ये यूजीसी का डिसीजन सही है, या ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा डिसीजन क्यों लाया इन्होंने? सर एसओपी लाने जितना शॉकिंग एसओपी लाने का था, उतना ही शॉकिंग था कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन का जो कैंसिलेशन का जो डिसीजन लिया गया, उसके ऊपर यूजीसी की गाइडलाइन अबाइड कर दी जा रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम, ठीक है, आपके गाइडलाइंस को स्टेट गवर्नमेंट ने माना, उसके बाद यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदय सामंत सर ने इनिशिएटिव लिया रहेगा। उन्होंने 17 मई के दिन लेटर भी लिखा था यूजीसी को। अगर यूजीसी अपने एग्जामिनेशन लेने पे अड़िग था, वो टाइम पे भी अगर वो एग्जामिनेशन लेना चाहते थे, या उनका विचार क्लियर था कि हम फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन ले, तो उन्हें 17 मई के लेटर का रिप्लाई करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अगर वो रिप्लाई नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट दिख रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट हमसे बिना पूछे डिसीजन कैसे ले सकता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो क्रेडिट है वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे लेके जा रही है, क्रेडिट तो हमें लेके जाना चाहिए। लेकिन सर जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उदय सामंत जी, उद्धव ठाकरे जी ने मीटिंग लेके महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स के लिए फाइनल नॉन फाइनल सबके लिए कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम, एंड ये एक बहुत एग्जाम्पल बन गया था बाकी स्टेट के लिए। उसको देखते देखते बाकी बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैंसिल कर दी। और ऐसे में जब ज़्यादा से ज़्यादा राज्य, और इतना ही नहीं कि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उन्होंने भी पूरी एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी है। कल के दिन एनआईओएस की जो एग्ज़ाम्स थी वो खुद एचआरडी मिनिस्टर ने ही कैंसिल कर दी। उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया, एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी ने, कि बच्चों के हित के लिए हम एनआईओएस का एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या वो एनआईओएस के बच्चे वो इंसान हैं और बाकी के ह्यूमन बींग नहीं है क्या पूरे देश के? ऐसा मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो एचआरडी मिनिस्टर का डिसीजन है एनआईओएस के बच्चों के लिए और बाकी के बच्चों के लिए, ये सौतेला भेदभाव नहीं है? आपको क्या लगता है सर? सर वो मेरे बोलने की बातें नहीं, पूरी देश की जनता को लगता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ने यूजीसी से बिना पूछे कैसे डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो की बात आ रही है।
एक जगह पर वो कह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ सपोर्ट में खड़ा रहना चाहते हैं, हम बच्चों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ वहाँ पर जैसा कि आपको भी पता है सर कि वहाँ पे वाइस चेयरमैन जो भूषण पटवर्धन जी थे, उन्होंने जो एबीपी माझा को इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने सेवरल न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पर भी वो गारंटी देने के लिए रेडी नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है तो उसे कोरोना नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ कि जब आप अपनी ही मतलब आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहते हैं, आप खुद सेफ्टी नहीं दे सकते, आप खुद सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, आप अपने टीचर्स की बात नहीं कर रहे, अब तो आप स्टूडेंट की सेफ्टी की कहाँ से बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो राय है, यानी हिपोक्रेसी की बात है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहीं एक जगह पर अलग स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरी जगह पर अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके जो रोल है वहाँ पर क्वेश्चन उठना लाजमी है। अभी रही बात सर, एक और पूछना है कि हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें जो उच्च शिक्षा है वो दो भागों में बटा है। एक तो इंजीनियरिंग फार्मेसी वाला भाग जिसमें वोकेशनल और नॉन वोकेशनल है, बीए बीकॉम बीएससी सारी चीज़ें, और दूसरा सर हेल्थ एंड एग्रीकल्चर है जिसके मिनिस्टर अलग अलग हैं। उदय सामंत जी के पास जो अकृषि यानी नॉन एग्रीकल्चर और नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट है टेक्निकल वाला, और जो एग्रीकल्चर और मेडिकल के स्टूडेंट है MUHS के हम जिसको बोलेंगे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हेल्थ साइंस, तो जो डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल्स की या एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं या तो नॉन वोकेशनल के लिए, उदय सामंत जी इतना अडिग होके खड़े हैं अपने डिसीजन पर, उन्होंने डिसीजन लिया है और बार बार सामने आके सारा क्लियर कर रहे हैं। उनको हमने देखा कि डेली न्यूज़ चैनल्स पर लाइव आके सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो ये MUHS है, ये विभाग ऐसा कैसा है? हाँ या ना कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने 15 जुलाई के बाद से एग्ज़ाम लेना डिसाइड करके बच्चों को अनाउंस भी कर दिया था मई जून के महीने में, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो क्या उन्हें एनालिसिस करने का जरा भी नहीं चाहिए उन्हें एनालिसिस करना कि क्या जुलाई में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल था? किस बेसिस पर उन्होंने टाइम टेबल जो है राज्यपाल से मिलकर डिक्लेयर किया? आपका इस पर क्या कहना है कि MUHS के बच्चों के लिए कि क्या उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो रहा है? सर एब्सोल्युटली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब हम बोल रहे हैं कोरोना वॉरियर्स है, हमारे डॉक्टर्स हमारे कोरोना वॉरियर्स है, और आप यहाँ पर कोरोना को असिस्ट करने के लिए, कोरोना डिसीज़ को असिस्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स ही होते हैं। अगर वो पिछले 3-3.5 महीने से डॉक्टर्स को, रेप्यूटेड डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स के जैसा सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जिसके मंत्री अमित देशमुख सर है, उनको भी सोचना चाहिए कि मेरे फाइनल ईयर के MBBS के जो स्टूडेंट है या मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में क्यों ना उनको रियायत दी जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी स्टडी नहीं की है, उन्होंने नवंबर से लेकर मार्च तक अपनी स्टडी प्रॉपर की, सिर्फ एक एग्जामिनेशन की बात है। लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात करें हर जगह पर, जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट को भी उठा के देखोगे तो वहाँ पर भी एक ही चीज़ कहा गया कि जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, जिस सिचुएशन में आप लेक्चर कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उस पब्लिक यूनिवर्सिटी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि पब्लिक के साथ मतलब स्टूडेंट की सेफ्टी मस्ट बी अ प्रायोरिटी। तो यहाँ पर MUHS के ने जो डिसीजन लिया है, और यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई उनके लिए स्टैंड नहीं लेने के लिए तैयार है। एटलीस्ट उनको अपनी बात अमित देशमुख सर के पास पहुँचानी पड़ेगी, CMO के पास पहुँचानी पड़ेगी, ताकि उनके लिए कोई स्टैंड ले अमित देशमुख। क्योंकि अगर मैं एज अ इंडिविजुअल उनके लिए स्टैंड लूँगा तो शायद मैं गलत होगा, लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लोगे तो वहाँ पर अमित देशमुख सर का रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर्स। तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि MUHS की जो भूमिका पिछले 1 महीने में थी कि वो भगत सिंह कोश्यारी के पास जाकर उन्होंने लेटर लिखा था, लेटर के बाद उन्होंने अप्रूवल लिया, ये सब कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है संदेहजनक है सर। मुझे लगता है कि जो नेता होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी जनता है उसके लिए खड़ा रहे, और हमने अभी पिछले 2-3 महीने में देखा कि जो उदय सामंत जी हैं वो बिल्कुल बच्चों के साथ एकदम लीडर होकर खड़े हैं, किसी भी डिसीजन को लेने में डर नहीं रहे। और मुझे लगता है कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए अमित देशमुख जी को, ताकि वो जो हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, उनके लिए भी कुछ सोचें। क्योंकि वो अगर सर 4 साल से 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 6-7 सेमेस्टर वो दे चुके हैं, तो क्या उन्होंने जो 6-7 सेमेस्टर में एग्ज़ाम दी है उसके बेसिस पर एवल्यूशन करना गलत है क्या? फाइनल जो सेमेस्टर है उसी के बेसिस पर उनकी एग्ज़ाम को आप जज कर सकते हो उनको कि वो पास होंगे या फिर?
क्या वो लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसको आप नहीं मान सकते एग्ज़ाम के अंदर कि हाँ चलो इन्होंने इंटर्नशिप की और ऐसे कोरोना के समय में? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनकी फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैंसिल करने का डिसीजन अमित देशमुख जी को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। इसके बाद मैं सर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो आइडल के स्टूडेंट्स हैं फिलहाल, तो आइडल के स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, क्योंकि सब लोग जो है उदय सामंत जी भी जो बात करते हैं या यूनिवर्सिटी का जो भी सर्कुलर आता है या यूजीसी का जो भी आता है, उसमें कहीं भी करस्पॉन्डेंस या तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग ऐसा शब्द नहीं होता, क्योंकि उनको इंटरनल्स नहीं होते, बच्चे घर बैठ के पढ़ाई करते हैं, जॉब पर जाने वाले बच्चे होते हैं। और पिछले बार जो यूनिवर्सिटी ने आइडल का डिसीजन लिया था उसमें ये बोला था कि उनकी जो है एग्ज़ाम्स होगी, उन्हें जो बिना एग्ज़ाम के इंटरनल असेसमेंट में पास करना है वो नहीं होगा। तो आइडल की बातें नहीं होती है, आइडल के बच्चों को क्यों नहीं क्लियर किया जाता, आइडल के बच्चों को हमेशा असमंजस में क्यों रखा जाता है सर? प्लीज़ इस पर ज़रा लाइट डालें। यहाँ पर सर उदय सामंत सर हो या फिर यूजीसी जब भी गाइडलाइंस इशू करती है, तो गाइडलाइन इशू करने के बाद मिनिस्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जब जीआर रिलीज़ कर देता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडल डिपार्टमेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि जीआर रिलीज़ होने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 दिन होने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी का जीआर नहीं आता, और जब जीआर आता है तो उसके बाद 2 दिन बाद आइडल का जीआर आता है। आइडल के जीआर में भी रेगुलर स्टूडेंट से पलट यानी उल्टा डिसीजन दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया गया था रेगुलर स्टूडेंट को, लेकिन आइडल स्टूडेंट को उल्टा डिसीजन, क्योंकि आपकी प्रीवियस असेसमेंट नहीं होती, इसलिए आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा और यहाँ पर आपको, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तबके को, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को अलग रखा जा रहा है। अगर आप, इसका मतलब जब आप कन्वे कर रहे हो, जब स्टूडेंट कम्युनिटी को आप कन्वे करो, तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कन्वे करना चाहिए। यहाँ पर आइडल के स्टूडेंट भी पीछे हट जाते हैं, जिसको हम कोरस्पॉन्डिंग और डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट कहते हैं। जब वो एटीकेटी बैकलॉग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ईयर ड्रॉप एंड रिपीटर स्टूडेंट्स की वो बात नहीं करते। तो उदय सामंत सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इन सारे तबकों यानी इन सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को भी काउंट करना चाहिए कि ईयर ड्रॉप स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, रिपीटर का क्या करेंगे, आइडल स्टूडेंट का हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ग्रुप को हमको देखना ज़रूरी है। और जो फिर उसके बाद प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में से जो नॉन प्रोफेशनल के डिसीजन आ गए, लेकिन प्रोफेशनल के जो अभी तक डिसीजन पेंडिंग है उसका भी कोई गाइडलाइंस है, तो उसका फॉलो बैक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक तबका वो भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन से अछूता अभी तक है। धन्यवाद सर, आपने आइडल वाले बच्चों के लिए और ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए अच्छे से सजेस्ट किया। सर हमारे एक जो व्यूवर हैं अजीत चौबे जी, इनका कहना है कि यूजीसी के पटवर्धन ने कल जो कहा विद्यार्थियों को शराबी के साथ कंपेयर किया है, तो ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि हमारे देश में जो हमारे मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, या तो जो यूजीसी के अधिकारी है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक स्टूडेंट को शराबी के साथ कंपेयर करना, ये मुझे तो लगता है बहुत गलत है। आपका क्या विचार है सर इस पर? सर मैंने अपनी राय पहले ही रख दी थी कि कहीं ना कहीं राजनीति में शिक्षा नहीं होती। वो आपको भी पता है कि जितने भी राजनेता, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको मुझसे ज़्यादा पता है, तो शिक्षा में राजनीति करने पहुंच जाते हैं। तो और जब स्टूडेंट का कंपैरिजन किसी शराबी के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान पैदा करता है। और जब समय समय पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर जो सवालिया निशान उत्पन्न होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के स्टेटमेंट ही जिम्मेदार होते हैं। थैंक यू सर। अभी जो सर माहौल चालू है, हमने देखा कल से अभी तक बहुत सारे लोग जो है यूजीसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। यूजीसी के खिलाफ सभी, हरियाणा में जैसे आप जानते हैं सर, आंदोलन कर दिया बच्चों ने। बहुत से बच्चे एकदम डिप्रेशन में है सर, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कहते हैं एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, फिर कहा गया कि एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, फिर बच्चों ने पढ़ाई बंद की, अब कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है या कोई स्टूडेंट जो है निराश होकर कोई गलत कदम उठाता है, तो इस पर सरकार को नहीं सोचना चाहिए? सर आपका क्या विचार है सर? सर एब्सोल्युटली आपने सही कहा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मुझे पर्सनली तौर पर आते हैं, कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस वगैरह भी आते हैं कि सर मैं बहुत डिप्रेस हो गया, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर थी। लेकिन अब यहाँ पर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं ग्रेजुएशन लिखूँ यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट लिखूँ या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लिखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर यूजीसी के डिसीजन को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6 महीना हमारा वैसे ही वेस्ट हो गया है, और जहाँ पर कंपनीज और ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा टाइम।
और इस टाइम पे अगर आप बच्चों को और ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ और ज़्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपना मेंटल स्ट्रेस खो बैठ सकता है, अपना जो मेंटल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं उसका डावाडोल हो सकता है, और वो गलत डिसीजन अगर ले लेता फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम सवालों के कटघरे में फिर वापस आ जाएगा। लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। तब बोलेंगे नहीं, हमने डिसीजन लिया है कि हम एग्जामिनेशन कैंसिल करें। अगर राज्य सरकार डिसीजन लेती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी डिसीजन लिया, तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज़ ने भी लिया, राजस्थान महाराष्ट्र ने भी डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं आपको भी उन सारी राज्य सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने राज्यों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य का माइक्रो एनालिसिस भी अच्छी तरीके से किया हुआ है। सर आज बहुत सारे जो बच्चे हैं सबके मन में यही सवाल है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल जी ने सब एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी, फाइनल एग्ज़ाम्स, और सभी राज्यों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए थे। ऐसे में यूजीसी को सभी के साथ कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि यूजीसी के पहले जो गाइडलाइंस आई थी उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अगर स्थिति सामान्य नहीं रही, कोविड का जो असर कम नहीं हुआ, तो जो सरकारें हैं या राज्य अपना डिसीजन उसके अनुसार लें। और अभी जो है जो रिवाइज गाइडलाइंस आई है, यूजीसी को पता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या जो राज्य है उन्होंने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए, तो उन्हें क्या राज्यों के साथ डिस्कशन करके ये लाना चाहिए था, या उन्होंने ये जो किया वो सही किया? सर आपको क्या लग रहा है सर? एक्चुअली सर मेरा मानना यही था कि अगर यूजीसी अगर कोई डिसीजन लाती है तो उस यूजीसी के डिसीजन मेकिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है वो रेगुलर एक्टिविटीज़ से भी कंसल्ट है, उनको पता है कि डेली केसेस कितने आ रहे हैं। लेकिन यूजीसी एज ए अपेक्स बॉडी अगर हम कह रहे हैं तो उन्हें सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था कि सर आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या डिसीजन रख रहे हैं। अगर ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ ने डिसीजन बच्चों के फेवर में दिया, और यहाँ पर कहीं पर भी क्रेडिबिलिटी की उन्होंने क्वेश्चन किया ही नहीं है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मार्क्स दिया है देने की बात की। तो यहाँ पर यूजीसी अपना रोल कहीं ना कहीं भूल चुकी है, और वो हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि हम वाइस चांसलर से कंसल्ट करें, उल्टा हम जो डिसीजन देंगे वो वाइस चांसलर्स को मानना पड़ेगा। उनका ऐसा रवैया इन पिछले 2 से 3 दिनों में देखने के लिए मिला है, जो गलत रवैया है। सर जी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के बारे में अभी जैसा कि है हमने देख लिया कि उनका भेदभाव सौतेला जैसा हो रहा है। मतलब एनआईयूएस को उन्होंने अप्रूव कर दिया कि बच्चों के हक में, और बाकी सारे जो राज्य के स्टूडेंट जो जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं, हम बोल सकते हैं कि वहाँ के जब लोग जब एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं मिनिस्टर, तो उनको अपोज में ये डिसीजन लाना, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि कहीं ना कहीं एक क्रेडिटेबिलिटी की बात हो रही है कि जो ये एग्ज़ाम कैंसिल करके बच्चों का सपोर्ट राज्य सरकार ले रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ऐसा चाहती हो कि ये जो सपोर्ट बच्चों का राज्य सरकार लेके जाना चाहती है वो सपोर्ट हम लें, हम एग्ज़ाम कैंसिल करते तो अच्छी बात होती, राज्य सरकारें क्यों कर रही है, ये हमें डिसीजन लेना था। और हो सकता है कि आगे चल के बच्चों को नाच नचाने के बाद, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बाद, आगे चल के उन्हीं के मिनिस्टर आके बोले कि बहुत सारे राज्यों के जो निवेदन आए हैं उसके बेसिस पर हम एग्ज़ाम कैंसिल कर दें। लेकिन क्या ये लेट नहीं हो जाएगा? अगर वो ऐसा करते तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स नहीं हो जाएगी सर, ऐसा अगर किया जाए तो? सर 101% मुझे तो लग रहा है कि इसी तरीके का इंटेंशन उनका है कि हम पहले कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, राज्य सरकारों को दुविधा में डालेंगे। सारे राज्य सरकार जब हमें लेटर दे देंगे तो हम अपने ट्रम्प कार्ड को रात को 8 बजे अनाउंसमेंट पर लगाएंगे कि हम फाइनल ईयर के सारे बच्चों के एग्जामिनेशन कैंसिल करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएमओ ने हमें लेटर लिखा, और तमिलनाडु के सीएमओ ने हमें लेटर लिखा, उसके बाद राजस्थान के सीएमओ ने हमें लेटर लिखा। तो वो उस लेटर का बेस लेकर अपने ट्रम्प कार्ड को 8 बजे अनाउंसमेंट के पे लगाएंगे कि हम यूनिवर्सिटी के बच्चों के हित में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि हम उनके एग्जामिनेशन कैंसिल करेंगे, और यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू डिसाइड कि उनको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस राजनीति को भुनाने की कोशिश आगे के समय में देखने के लिए मिल सकती है, और ये करने से बच्चों का सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक नुकसान होगा, साथ ही साथ उनकी जो जॉब लगी हुई है उनसे भी उनको कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ सकता है। तो यूजीसी को जो भी करना है डिसीजन वो जल्द से जल्द लेना, लेकिन बच्चों के फेवर में डिसीजन ले, इसकी मैच्योरिटी रखनी, क्योंकि सारे के सारे सीएम कहीं पर भी अपने बच्चों को शैक्षणिक नुकसान होने देने नहीं चाहते। उनका हेल्थ उनके लिए पहली प्रायोरिटी पर देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे अभी आपने बताया बच्चों के जॉब को लेकर,
तो बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, नॉन वोकेशनल कोर्सेज हैं, नॉन प्रोफेशनल, उसमें जो बच्चे होते हैं जो फाइनल ईयर में जब वो रहते हैं तभी कैंपस राउंड में उन्हें जॉब मिल जाता है। बहुतेक बच्चों को जो कैंपस में ही वो सेलेक्ट हो जाते हैं और तुरंत उनकी फाइनल ईयर एग्जाम्स होने के बाद जो उनकी डिग्री जमा करके उन्हें ज्वाइन करना होता है। लेकिन अभी तक जो अप्रैल में होने वाली एग्ज़ाम्स थी वो नहीं हुई, जुलाई आ गया, सितंबर में जो अगर रिजल्ट सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो कब आएगा, और रिजल्ट अगर उनका लेट आया और ऐसे बच्चे जिनको जॉब ऑलरेडी मिल चुका है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, अगर उनकी जॉब चली गई, इतना हाथ से मिला हुआ जॉब, जबकि कैंपस में जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जो बच्चे कैंपस में जॉब नहीं ले पाते फाइनल ईयर में उनको जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और आज के टाइम पर हमारे देश की जीडीपी गिर गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जॉब मिलना तो बिल्कुल एकदम असंभव सा है। तो ऐसे में जिन बच्चों को जॉब मिला है और बिना डिग्री के, यानी बिना रिजल्ट ना मिलने की वजह से, डिग्री ना मिलने की वजह से उनका जॉब चले जाएगा, तो इस पर बच्चों की जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं होगी। आपका क्या विचार है सर इस पर? सर एब्सोल्युटली राइट कि जो भी ये डिसीजन जो आ रहा है ना सर, बहुत गलत डिसीजन है। क्योंकि बच्चों, अभी आप यूजीसी ने एक अपने जो नई रिवाइज गाइडलाइंस थी उनमें उन्होंने बात की थी कि बच्चों के क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात की गई थी और बच्चों की जॉब अपॉर्चुनिटी पे बात। जो बच्चा अपने कैंपस रिक्रूटमेंट में ऑलरेडी इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो चुका है, उसने अपनी काबिलियत ऑलरेडी साबित कर चुकी है, दे दी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री, आज मनीष सिसोदिया जी का जो इंटरव्यू आया था, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो उन्होंने भी कहा था कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जॉब लग चुकी है और सिर्फ डिग्री की वजह से उनकी जॉब नहीं जानी चाहिए। यानी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के उदय सामंत सर और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, यानी मोस्ट ऑफ द मुख्यमंत्री का एक ही चीज़ का मानना है कि यहाँ पे बच्चों की जो लगी हुई जॉब है उनसे उनको हाथ ना धोना पड़े। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन के तौर पर उनकी डिग्री रिलीज़ कर रहे हैं और जिन्हें एग्ज़ाम देना है वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए मौका दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हर स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है कि हम बच्चों को पास करेंगे, लेकिन अगर जो अपनी मार्क्स से अनसेटिस्फाइड तो उन्हें इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। तो यूजीसी अगर कंपलसरी एग्जाम देना चाहती है तो कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे स्टेट अपने अपने बच्चों को ऑप्शन दे ही रही है। सर दूसरी बात, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लेके जो पूरे महाराष्ट्र में 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ 2 दिन पहले उदय सामंत जी ने दी थी उनकी मीटिंग में कि AT-KT के बच्चों को, फाइनल ईयर के बच्चों को जो है, जिसको भी AT-KT है जिस सेमिस्टर में है, उस सेमिस्टर में बाकी सब्जेक्ट जिसमें वो पास है उस सब्जेक्ट के मार्क्स को लेके उन्हें पास कर दिया जाएगा AT-KT वाले सब्जेक्ट। तो क्या सर फाइनल ईयर के साथ नॉन फाइनल ईयर को भी किया जाएगा, या अगर किसी बच्चे को एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में AT-KT है, जैसे कि 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में KT है, तो क्या उनको उन 3 सब्जेक्ट में भी पास किया जाएगा? क्या अगर उनके बाकी के मार्क्स लेके और उनका जो इंटरनल लिया जाने वाला है उसको लेके भी अगर उसके पासिंग मार्क्स नहीं हो रहे हैं KT वाले सब्जेक्ट में, तो क्या उन्हें ग्रेस मार्क मिलेगा सर? और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को ईयर ड्रॉप है KT की वजह से या जो भी है, तो उस पर क्या होने वाला है, और हमारे शिक्षण मंत्री जो उदय सामंत जी ने क्या फाइनली डिसाइड किया है और क्या स्ट्रेटेजी है, प्लीज़ उस पर ज़रा हमारे बच्चों को गाइड कीजिए सर। उदय सामंत जी ने कल जो अनाउंसमेंट किया उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि उन्होंने सबसे पहली बात की कि AT-KT के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक सब्जेक्ट में KT हो या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में KT हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम फॉर्मूला रिलीज़ कैसे कर रहे हैं कि उन्हें जितने सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में जिन सब्जेक्ट में KT है उन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी के सब्जेक्ट्स के एवरेज निकाली जाएगी। उस एवरेज का 50% एंड इंटरनल का 50% मिलाकर पास करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई बच्चा उससे भी अछूता रहता है, यानी वो टाइम पर भी अगर फेल हो जाता है, तो उन्हें ग्रेस मार्क का प्रोविजन भी दिया जाएगा, जो ये सजेशन 13 पब्लिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा था ये फाइनल ईयर को भी अप्लाई किया जाए और नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी अप्लाई किया जाए, लेकिन इसका ऑफिशियल GR जब आएगा तो उसमें आपको कैलकुलेशन भी देखने के लिए मिलेगा। उसमें किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट करना वो फॉर्मूला भी वहाँ पर मेंशन होगा, और ये जो रूल है वो फाइनल ईयर को भी अप्लाई होगा या नॉन फाइनल ईयर को अप्लाई होगा, इसके लिए भी आपको GR का वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कंट्रोवर्सी चल रही है कहीं ना कहीं उस वजह से हमारा GR कहीं ना कहीं रुक गया है। तो जितनी जल्दी रिजॉल्व होगा, आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर ईयर ड्रॉप एंड रिपीटर स्टूडेंट को भी बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है इस GR के आने के बाद, क्योंकि उनका भी 1 साल बचाना ज़रूरी है। धन्यवाद सर। अभी थोड़ा सा कुछ टॉपिक है JEE मेंस और नीट को लेके जो MHRD के अंदर आता है। HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी पूरे देश भर में होने वाली नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम्स है नीट और JEE मेंस और JEE एडवांस, इसके ऊपर उनके बार बार डिसीजन आ रहे हैं। अप्रैल मई में होने वाली जो एग्ज़ाम्स थी उसको जुलाई में की गई, अब जुलाई में होने वाली एग्ज़ाम्स को उन्होंने सितंबर में कर दिया गया। तो
ये जो जेई मेंस है उसमें आईआईटी के लिए एडमिशन्स होते हैं, नीट के लिए, नीट से मेडिकल्स के एडमिशन होते हैं। आईआईटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें होने वाली एग्ज़ाम्स को आईआईटी ने खुद ने कैंसिल कर दिया। जो अपने हमारे इंडिया की सबसे बड़ी टॉप इंस्टीट्यूट होती है आईआईटी, उन्होंने खुद ने कैंसिल कर दिए। और आईआईटी में जाने के लिए जो जेई मेंस और नीट के बच्चे हैं सर, वो फिलहाल 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे अप्रैल मई में एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो गए हैं। उनको जुलाई की डेट दी गई थी, फिर से उन्होंने रीस्टार्ट किया था पढ़ाई, लेकिन अब फिर से उनको डेट बढ़ा दी गई सितंबर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी तो सितंबर में भी डेट बढ़ा दी जाएगी। तो इन जेई मेन और नीट के बच्चों का क्या होगा सर, और क्या वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगी या क्या होगा सर, आपको क्या लगता है? सर इसकी एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो फाइनल डिसीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को ही लेना है। जैसा कि आपको भी पता है कि एम्स के डायरेक्टर ने अगर स्टेटमेंट दिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है हमारे देश के लिए कि कोरोना की केसेस पीक पर आएंगे जब सितंबर में केसेस, यानी ये केसेस JEE नेट की ही नहीं, यहाँ पर सारे कोर्सेज जिसकी एग्ज़ाम वो सितंबर में कंडक्ट कराना चाहते थे, अगर वो उनकी एग्जामिनेशन रखने के बाद अगर वो सितंबर में भी कोरोना के केसेस कम नहीं होते तो यहाँ पर वापस पोस्टपोन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं JEE नीट के जो एस्पिरेंट है उनको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी में नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है सर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका 1 साल का गैप हो सकता है अगर सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुई तो, और जेई मेन और नीट के जो एडमिशन है उसके बाद होते हैं, उसकी वजह से जो 1 साल पूरा गैप होने के बाद उनका बहुत नुकसान हो सकता है सर। यहाँ पर और एक बहुत से बच्चों का जो है कमेंट एक ही टॉपिक पर आ रहा है, MST CT, जो ये महाराष्ट्र की सीटी है सर, उदय सामंत सर के अंडर में, ये UGC के अंडर में नहीं है, MHRD मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जो उदय सामंत हैं बिल्कुल भी पॉजिटिव हैं, बच्चों के सपोर्ट में हैं। MST CT जो महाराष्ट्र के लिए जो होने वाली इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर के लिए जो CT होती है वो भी अप्रैल में थी सर, और अप्रैल के बाद उसे पोस्टपोन किया गया था जुलाई में। और अभी सभी लोगों ने कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव की वजह से कैंपेन चलाया था पोस्टपोन्ड MST CT, और अभी वो MST CT के जो है सर जुलाई से पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, और कब किया जाएगा वो नहीं बताया गया है, बिकॉज सरकार को भी पता नहीं है कि MST CT कब लेना उचित रहेगा, सितंबर में, या हो सकता है सितंबर की डेट जैसे जेई मेन या नीट की आई फिर वापस उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो अगर सर ऐसे में CT एग्ज़ाम नहीं हुई, इंजीनियरिंग फार्मेसी के जो एडमिशन्स हैं अगर सितंबर में होती भी है तो उसकी रिज़ल्ट अक्टूबर नवंबर में अगर आते हैं तो ये एडमिशन तो पूरा लेट हो जाएगा, जनवरी फरवरी तो पूरा साल तो चला जाएगा। और अगर CT नहीं होती तो क्या 12th के बेसिस पर एडमिशन लेना उचित रहेगा? आपको क्या लगता है सर, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। सर मेरे हिसाब से 12th के रिजल्ट्स अभी जल्द आने वाले हैं, और अगर इस तरीके के हालात आगे भी बनते हैं तो हो सकता है उदय सामंत सर यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव्स निकाले, कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल जहाँ से उन्हें इंजीनियरिंग के लिए या फार्मेसी के लिए जो एडमिशन प्रोसेस होता है वहाँ पर रूल्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें सारे की सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बैठकर बात करना पड़ेगा, और उनसे सजेशंस वगैरह लेने के बाद ही वो कोई फार्मूला डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन और भी ज़्यादा पोस्टपोन की गई तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो एडमिशन क्राइटेरिया उसमें कहीं कुछ हद तक चेंजेस करने के चांसेस बन जाते हैं सर। उदय सामंत जी ने तो कहा ही था कि जो ग्रुपिंग है उसका क्राइटेरिया चेंज करेंगे MST CT के बाद। आया जो इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फार्मेसी के जो एडमिशन्स होते हैं उसमें जैसे कि आप जानते हो PCM या PCB में 50% का ग्रुपिंग होता है। तो उन्होंने पिछले बार बोला था जुलाई का जो CT पोस्टपोन करने के पहले कि हम इस ग्रुपिंग को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं उसको थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे कि बच्चों का जो है एडमिशन में नुकसान नहीं हो। लेकिन जो परिस्थितियाँ उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे JEE मेंस और नीट की जो एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर में अरेंज किए HRD मिनिस्टर ने, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे उदय सामंत जी उनके हाथ में पूरा डिसीजन है, वो इसे सितंबर में अनाउंस कर सकते हैं, बट अभी तक कुछ अनाउंस किया नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेके आए कि MST CT जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दी जाए और 12th के बेसिस पर जो है आगे का एडमिशन हो, ऐसा डिसीजन आ सकता है। क्योंकि जो VIT कॉलेजेस है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जो ऑल ओवर इंडिया जो एग्ज़ाम्स होती थी एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको कैंसिल कर दी गई है और 12th के बेसिस पर एडमिशन लेने का निर्णय किया है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल बच्चों हमारे पूरे देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी ने रख दिया है, VIT जो कॉलेजेस है उन्होंने रख दिया है। तो हो सकता है कि वो जो फॉर्मूला है बहुत से राज्य जो है अपनाएं। लेकिन आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन ना आए।
नहीं तो आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, तो MSTCT के ऊपर जो भी अपडेट आएगा मैं इस चैनल पर आपको बताते रहूँगा। आप निराश ना हो, लेकिन जो सच्चाई है उसको बताना जरूरी है। यहाँ पर आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। सामने ऐसा डिसीजन आ भी सकता है कि MSTCT कैंसिल हो जाए, या तो ऐसा भी डिसीजन आ सकता है कि उसे सितंबर या अक्टूबर में अरेंज कर दिया जाए। लेकिन जो CET के बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। ये एग्ज़ाम बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो आगे बच्चों को सहूलियत देनी चाहिए। उनकी जो ग्रुपिंग का क्राइटेरिया से लेके बहुत सारे जो एडमिशन प्रोसेस की क्राइटेरिया उसे ढीला रखना चाहिए। तो यहाँ पर सर हम लोग बातें कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेके, UGC को लेके, और बहुत सारे कमेंट बच्चों के ये भी आ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। थोड़े कमेंट के जवाब मैं आपको दे दूँ, आपको भी राहत भरी न्यूज़ मिले कि जुलाई में तो नहीं होने वाले बच्चों। अभी कुछ पेपर्स ने बताया है कि 5 अगस्त से 10वीं 12वीं के जो लेक्चर्स हैं वो शुरू किए जा सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस जो हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कुछ अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जो भी आएगा हम लोग आपको बताते रहेंगे। 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, सिलेबस जो कम हुआ है 30% CBSE का हुआ है बच्चों, महाराष्ट्र का भी होगा। जैसे कुछ फाइनल डिसीजन आएगा, जो लिस्ट आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस लाइव सेशन में हम लोग UGC की गाइडलाइंस, MHRD मिनिस्टर और बाकी के जो पूरे राज्य है उसमें क्या अवस्था है, और हमारे महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनकी जो अवस्था है मानसिक अवस्था से लेके, उसके ऊपर डिस्कस करने हैं बच्चों। FY BCom आइडल का क्या होगा, उमेश नेटके सर, उमेश नेटके जी का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, FY BCom आइडल का क्या होगा सर। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितने भी आइडल के नॉन फाइनल यानी FY और SY BCom, FY BA, SY BA, FY BSc, SY BSc, MCom पार्ट 1, MA पार्ट 1, MSc पार्ट 1 के जो भी स्टूडेंट यानी जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, बेटा आप लोगों के डिसीजन ऑलरेडी आ चुके हैं। जब तक फाइनल ईयर का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा, वो नॉन फाइनल ईयर पर अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोगों को अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ है, फैक्ट इज़ फैक्ट, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल होगी। जब तक फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन पर फाइनल डिसीजन आइडल के डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आता, तब तक FY, SY और ये नॉन फाइनल ईयर की जो एग्जामिनेशन है उस पर रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो आप लोग को अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। जो भी है फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस आई थी उसमें यही था कि आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। प्रोविजनल एडमिशन के बाद 120 दिन में आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। तो फिलहाल कोई डिसीजन में चेंजेस नहीं है। थैंक यू सर। पर्सनली सर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं पर्सनालिटी के बारे में। जो व्यक्तिमत्व है हमारे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी हो गए, प्राजक्त तानपुरे जी हो गए, अमित देशमुख जी हो गए, और MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हो गए, और साथ ही हमारे जो गवर्नर राज्यपाल जी हैं। तो इनका जो सबकी पर्सनालिटी अलग है। कुछ लोग बच्चों के फेवर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्यों अपोज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, जबकि डिसीजन ले लिया है हमारे मिनिस्टर्स ने कि एग्ज़ाम नहीं होगी, तो बच्चों को सर क्यों कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं सर, प्लीज़। सर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में जो उदय सामंत सर है, वर्षाताई गायकवाड़ जी ने भी जो डिसीजन लिया फेवर में डिसीजन लिया। उसका तानपुरे सर का स्टेटमेंट आया, CMO का डिसीजन आया, और लेकिन उसके बाद भी अपोज करने का सिलसिला जारी था। और किसने अपोज किया वो आप सबको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर बात आती है बच्चों के हित की। तो एक उदय सामंत सर और उनकी जो टीम है वो लगातार बच्चों के फेवर में, और सबको पता है कि वो सही है, क्योंकि इस पैंडमिक के टाइम पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट है जहां पर दिन में डेली के 25 से 30 हज़ार केसेस पूरी इंडिया में आ रहे हैं। तो इस टाइम में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी जो हमारे राज्यपाल महोदय, उनको यहाँ पर जैसे कि वो पहले अपोज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब बड़े नेता जैसे उदय सामंत सर, तानपुरे सर, शरद पवार जी, अजीत दादा पवार साहब, और जब CMO ने जाकर मुलाकात की, उनसे बातचीत की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, तो वो हमारे बच्चों के फेवर में आए। ऐसा नहीं कि नहीं, यानी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप था उसका डिसएडवांटेज बच्चों को मिल रहा था पहले। लेकिन अगर आज भी बच्चों के फेवर में आपको डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं इन दिग्गज नेताओं को राज्यपाल जी के पास जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर UGC की गाइडलाइन को अगर कोई मानने से इनकार कर सकता है और ये पॉसिबल करवा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी सर ही करवा सकते हैं कि राज्य अपना डिसीजन खुद लेगा। ये कब हो सकता है, जब राज्यपाल जी हमारे फेवर में बात करें। लेकिन सर अभी आपने जो कहा कि राज्यपाल जी कुछ कर सकते हैं, तो समझो राज्यपाल जी को सभी लोगों ने अपने समझा के अपने सपोर्ट में ले लिया है। राज्यपाल जी भी तैयार है बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल करने, महाराष्ट्र ने कर दिया है। लेकिन जो HRD मिनिस्टर है वो पूरे देश भर के, उनके अंडर में तो पूरे देश के सभी राज्य आते हैं। तो अकेले महाराष्ट्र के राज्यपाल के बोलने से क्या
जो एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, वो मान जाएंगे, या उसके लिए सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं, सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको साथ में आना पड़ेगा? किस तरह से हम लोग यूजीसी के जो डिसीजन को चेंज करवा सकते हैं सर? सर देश के जितने भी राज्य हैं, अगर उनके सीएमओ और उनके राज्यपाल में से मोर देन 51% से ज़्यादा लोग एग्जामिनेशन कैंसिल करने के फेवर में आते हैं और उनका प्रॉपर जीआर वो आगे प्रपोज करते हैं यूजीसी के पास, यानी जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट आपके एग्जामिनेशन कैंसिल करने के फेवर में है, तो कहीं ना कहीं यूजीसी को अपने गाइडलाइंस पर रिव्यू करना पड़ेगा। और जब वो राज्यपाल जी की तरफ से रिकमेंडेशन जाएंगे, तब पॉसिबल होगा कि यूजीसी अपने डिसीजन को रिव्यू कर सके। ओके सर, थैंक यू सर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को पूरा मतलब ऐसा कर दिया गया है, ना घर का ना घाट का, बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों ने जो अपना फ्यूचर सोचा था कि फाइनल ईयर होने के बाद हम ये कोर्सेज करेंगे, ये जॉब में जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं लटक गए हैं। हमारे देश की आर्थिक हालत पूरी बिगड़ चुकी है, जीडीपी गिर गया, बेरोजगारी बढ़ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत सारे बिजनेस काम धंधे भी बंद हो गए हैं, ये पूरे लॉकडाउन की वजह से, जीएसटी, नोटबंदी जैसे बहुत सारे मुद्दों की वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ था सर। और अभी जो पूरे काम धंधे इस 3-4 महीने के बाद बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो पहले से ही कम था, अब और कम होने वाला है। तो हमारे जो ये डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं ये इसलिए डिग्री ले रहे हैं कि इनको अच्छा जॉब मिले, आगे चल के अच्छा रोजगार मिले, उनकी फैमिली अच्छा चले। तो क्या सर इनके ऊपर भी असर होगा? तो कैसे होगा, क्या हो सकता है सर? सर पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है तो टाइम वेस्ट होगा, जिसका टाइम वेस्ट हो रहा है उसका ईयर वेस्ट होगा, जिसका ईयर वेस्ट होगा उसे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और जो ओपन लर्निंग स्टूडेंट होते हैं, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के स्टूडेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब के साथ ही काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, उसके साथ पढ़ाई भी करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर पिछले लॉकडाउन में 3-3.5 महीने का जो टाइम उन्होंने घर पे बिताया, उस पर उन्हें एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है, जॉब के लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को एग्जामिनेशन को अगर यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है, तो यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं काम से हाथ धोना पड़ सकता है। और इसकी गारंटी ना तो यूजीसी दे रहा है कि उनको जॉब सिक्योरिटी तो इससे पहले किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने नहीं दी है, लेकिन अगर बच्चे अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से जॉब पा रहे हैं और उस पर भी अगर यूजीसी के डिसीजन से अगर उनको नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूजीसी को सोचना पड़ेगा कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो बच्चों के अगेंस्ट में है। और यहाँ पर बच्चों को खुलकर बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। ट्विटर है, आज उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम रास्ते पर उतर कर अगर प्रदर्शन करेंगे तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देनी पड़ेगी। सर आपको क्या लगता है कि ट्विटर पर टैग करने से, ट्विटर पर ज़्यादा ट्वीट करने से, जो हैशटैग चल रहे हैं उसका ज़्यादा प्रभाव होने से कुछ असर हो सकता है यूजीसी और एमएचआरडी पर? सर आपको क्या लगता है? सर कैसा होता है कि जितने भी हायर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स होते हैं या जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं यूजीसी के भी, वो बहुत ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव होते हैं। अगर आप रमेश पोखरियाल सर का अगर ट्विटर हैंडल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिन में कम से कम 6 से 8 ट्वीट तो उनका रहता ही है। वो किसी को बर्थडे विश करना नहीं भूलेंगे, भले एग्जामिनेशन होने दो, यानी बच्चों के फेवर में वो बात कभी नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के अगेंस्ट में बात करने के लिए उनके 4-4 ट्वीट आ सकते हैं। किसी को बर्थडे विश करना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटे सा डिसीजन लेने के लिए उनके पास इतना बैकअप टीम है, उनके पास इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो भी वो बच्चों के डिसीजन में। तो यहाँ पर बच्चे अगर डिसीजन मतलब अगर ट्विटर पर अगर मास ट्वीट मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी के नज़र में ये मुद्दा आएगा। जब कोई भी हैशटैग ज़्यादा ट्रेंडिंग करता है तो उस पर सभी की नज़र जाती है। तो यहाँ पर पीएमओ के पास भी नज़र जाएगी, यहाँ पर अमित शाह जी के पास भी नज़र जाएगी, राष्ट्रपति के पास भी। तो कहीं ना कहीं उनका इंटरवेंशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। सर यहाँ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं 12th के रिजल्ट। तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है 12th का रिजल्ट जो है वर्षा गायकवाड़ मैडम ने कल ही अनाउंस किया है, 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आएगा। 10th का रिजल्ट के लिए उन्होंने 31 जुलाई का टारगेट रखा है। यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करें सर, अभी यहाँ पर ओवरऑल हम लोग कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, हमारा स्टेट जो है महाराष्ट्र राज्य, उसके शिक्षा मंत्री जो उदय सामंत जी हैं, वो अपने डिसीजन पर फिक्स्ड हैं, अड़े हुए हैं। ओके, और बाकी के बहुत सारे राज्यों में आंदोलन चालू हो गए हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सर यूजीसी को अपना डिसीजन पीछे लेना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए राज्य ने जो डिसीजन लिया है एग्ज़ाम कैंसिल करने का, एटीकेटी वालों को पास करने का, आइडॉल को पास करने का, ईयर ड्रॉप, जो भी बच्चे हैं सबके भले के लिए जो डिसीजन आया है वही होने वाला है। सिर्फ बच्चों को फुटबॉल बनाया जा रहा है, यहाँ से वहाँ डिसीजन लेके और अपनी पॉलिटिक्स की जा रही है। और फाइनली यही डिसीजन आएगा अपना जो सिक्का जमाने के लिए कि हाँ हमने आपके लिए किया, ऐसा क्रेडिट लेने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं और फाइनली बच्चों आपकी एग्जाम्स कैंसिल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सर आपका क्या कहना है इस पर? सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यूजीसी जो है वो गाइडलाइन मेकर है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है वो राज्य सरकार के ऊपर है। अगर आप यूजीसी कहते हैं कि एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन राज्य सरकार बोलेगी कि हम एग्जामिनेशन लेने के फेवर में नहीं है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, तो यहाँ पर राज्य सरकार क्लियर है अपनी तरफ से कि उन्हें एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करना है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर यूजीसी गारंटी लेती है तो बात अलग है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उनका स्टैंड क्लियर है। अब मेरा एक ही चीज़ कहना है कि यहाँ पे राज्य सरकारों को राज्यपाल जी को जाकर मिलना पड़ेगा और राज्यपाल जी के ऊपर अगर पूरा गेम डिपेंड करता है तो राज्यपाल जी का यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी जगह पर सही है, लेकिन उन्हें अपनी जगह अपनी जो काबिलियत है उसको सिद्ध करने के लिए राज्यपाल जी का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों अभी हमारा जो डिस्कशन हुआ यहाँ पर आशीष चौरसिया सर, इनका खुद का चैनल है आशीष सर नाम से, और सर पिछले 3 महीने से लगातार जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे, डिग्री कॉलेज के बच्चे जो है आइडॉल के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, सभी सवालों के जवाब देते हैं। इंस्टाग्राम पर डेली रात को 9 बजे लाइव आते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप सर के चैनल से जरूर जुड़िए। हमारे इस चैनल पर तो सब अपडेट आते ही हैं, बट स्पेशली इनके चैनल पर यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के लगातार अपडेट आते रहते हैं और सर कोशिश करते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। तो आशीष सर चैनल से आप लोग जुड़ें और इंस्टाग्राम पर 9 बजे रेगुलर ये लाइव आते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा मैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर, नॉन फाइनल ईयर, सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से हम दोनों की तरफ से एक अपील है कि आप अपना धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें, सीखते रहें। आपकी एग्ज़ाम्स होगी नहीं होगी इसका डिसीजन जो आया है, राज्य ने तो बोल दिया नहीं होगी, बट यूजीसी ने लटकाया है, तो ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश भर में सभी राज्यों की प्रॉब्लम हो चुकी है। देश भर के बहुत सारे राज्यों में आंदोलन चालू है, तो हमें रोड पर तो नहीं निकलना है, बट आप कैंपेन जो चल रहे हैं ट्विटर पर बहुत सारे, उस कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपने वीडियोज़ बना के डाल सकते हैं, हम लोगों को टैग कर सकते हैं वहाँ पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में आए। जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स चल रहे हैं उसके ऊपर कीजिए, ताकि एक ऑनलाइन तरीके से जो आंदोलन आपकी तरफ से भी जारी रहे। और फाइनली यूजीसी को अपना डिसीजन जो है वो पीछे लेना ही है। आपकी एग्ज़ाम्स नहीं होगी। जब आपके साथ शेर जैसा एक जो शिक्षा मंत्री उदय सामंत खड़ा है तो आप क्यों डरते हो? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैं यहाँ पर जो हमारे आशीष सर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आए यहाँ पर। और बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग कमेंट के जरिए पूछते हैं, लेकिन हर कमेंट का जवाब एक लाइन में देना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने कोशिश की कि जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए आज तक का जो सिचुएशन है, उस पर जो भी माहौल चल रहा है, उस पर सारे मुद्दों को हमने उठाया, बातें की, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू आशीष सर, आप इस चैनल पर आए। आपका कुछ कहना है सर? तो सभी बच्चों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो ट्विटर पर तो सही तरीके से दो, गलत तरीके से मत दीजिए, क्योंकि हर बच्चे की कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके एक कमेंट आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए है, तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें। यहाँ पर आप एक वीडियो बनाइए, आप खुद भी पोस्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स से भी पोस्ट कराएं, ताकि यहाँ पर पेरेंट्स का बोलना कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ट्विटर पर इनिशिएटिव के साथ जुड़ेंगे, आप खुद भी वीडियो पोस्ट करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी कहेंगे टैग करने के लिए। जितने ऑफिशियल्स का आपको पता है सभी को टैग कीजिए, यूजीसी को ज़रूर टैग कीजिए, निशांक सर को ज़रूर टैग कीजिए, और साथ ही साथ हमें भी टैग कीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारी इस मुहिम के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन पसंद आएगा, और थैंक्स अ लॉट दिनेश सर, आपने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पर। ओके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो हैशटैग्स जितने चल रहे हैं ट्रेंडिंग हैशटैग, उसको आप चला सकते हैं ट्विटर वगैरह पर पोस्ट करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग अभी तक जुड़े थे। आपके मोस्ट ऑफ जो कमेंट्स है मैं पढ़ रहा था बीच में, और उससे रिलेटेड सारे मैंने सीईटी को लेकर, एमएचटी सीटी और जेई नीट, उसके बाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, आइडॉल की एग्ज़ाम्स, और फिर एटीकेटी बैकलॉग, हमने सभी टॉपिक्स पर जो है अभी चर्चा की है। फिलहाल पौने घंटे से हम लाइव हैं, और अगर आप अभी लेट जुड़े हो तो आप प्लीज़ इस सेशन को वापस से देखिए। अब ये सेशन एंड होने के बाद चैनल पर सेव हो जाएगा, ताकि आपको जो पूछना था उसके जवाब इस वीडियो में दिए गए। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू।